हेलो दोस्तों, मेरे यूपीएससी के शूरवीरों, मेरे यूपीएससी के लड़ाकों, कैसी चल रही है पढ़ाई? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आपका इंटरेस्ट भी अब हिस्ट्री में डेवलप होना शुरू हो रहा होगा। पुराने साल के क्वेश्चंस आप लगाए होंगे तो वो भी क्वेश्चन लग रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को अब आगे हम हिस्ट्री को आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि आपको हमारी अगली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने आर्यंस का ओरिजिन पढ़ा था और उनकी आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। इसमें हमने साफ साफ ये पढ़ा था कि इसका आर्यंस की जो ओरिजिनल होम है इसके बारे में अभी तक बताना बहुत मुश्किल है। इनको जो आइडेंटिफाई किया गया है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से किया है। 5 ट्राइब में इनको बांटा गया था, तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग थी। ये मैप है जो इंडो यूरोपियन जो पीपल थे, जो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस जो थे, उनके माइग्रेशन की इंडिया में 1750 बीसी के आसपास का ये इनका जो माइग्रेशन इन हुआ था इंडिया में। आप देख सकते हैं मैप में हिंदू कुश की जो ये माउंटेन्स हैं जो कि पाकिस्तान में है, वेस्ट पाकिस्तान में है, वहाँ से इनका ये एरो चलता आ रहा है इंडिया की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहीं वेस्ट एशिया से ये आए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हिंदू कुश के आसपास रहते थे। ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक इसके एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ ये फाइनल है कि ये वेस्ट एशिया से कहीं से आए थे जो कि इंडिया में आके बाद में बसे। उसके बाद में अगर हम ओरिजिनल इनकी जो है अर्लीस्ट लाइफ की बात करें तो ये मेनली पेस्टोरल थे, एग्रीकल्चर इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में ये घुमा सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, तो ये कहना गलत होगा। एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन उनका पेस्टोरल थे वो, इसलिए, ठीक है। उसके अलावा सोसाइटी जो थी वो मेल डोमिनेटेड थी। हॉर्स जो था उसने बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इनकी सोसाइटी में, आर्यंस की या अर्ली वैदिक पीरियड की या ऋग वैदिक पीरियड की, जो भी आप कहना चाहें। ये तीनों एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स जो है वो 6 मिलेनियम बीसी में ब्लैक सी और यूरल माउंटेन एरिया जो था उसके आसपास अपीयर हुआ, उसके प्रमाण मिलते हैं हमें। और लगभग 60,000 हॉर्स बोन्स जो हैं हमें यूरल एरिया से 3000 बीसी के बिलोंग करते हुए वो हमें एविडेंस मिले हैं। अब ये मैप हमने देखा था यूरल माउंटेंस का, यूरल एरिया ये पूरा जो है यूरल माउंटेंस है, यूरल एरिया है, और उसके अलावा ये नीचे कॉकेशस माउंटेंस है और ब्लैक सी, ये पूरा एरिया जो है तीनों चीज़ें बाउंड्री बनाती हैं यूरोप और एशिया की, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा में जो है इंडियन आर्यंस की नॉलेज हमें मिलती है, वहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं ऋग्वेदा से, ठीक है। उसको हमने डिकोड करना धीरे धीरे किया, उसके बाद में पता लगा कि अच्छा ये कह रहा है, तो उससे हमने ये लगाया कि इसमें जो है इंडियन आर्यंस की बातें लिखी हुई हैं। ऋग्वेदा जो है वो अर्लीस्ट टेक्स्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की, किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की अर्लीस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेदा। इसमें जो है आर्य शब्द ऋग्वेदा में 36 टाइम्स लिखा हुआ है, उनका मेंशन किया है आर्य का। उसके अलावा ऋग्वेदा जो है वो एक कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है। प्रेयर किसको की गई है? प्रेयर ऑफर की गई है अग्नि को, इंद्र को और वरुण को। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट करना चाहिए हम लोग को। और ये क्या है, ऋग्वेदा में 10 मंडल्स हैं, बेसिकली 10 बुक्स हैं, और इसमें बुक 2 टू बुक 7 ये सबसे अर्लीस्ट पोर्शन है ऋग्वेदा के, सबसे पहले लिखे गए हैं, सबसे ओल्डेस्ट पोर्शन है। बुक 1 एंड 10 ये जो है लेटेस्ट एडिशन है, सबसे बाद में ये लिखे गए हैं, ठीक है। अब मैनी थिंग्स कॉमन टू द ओल्डेस्ट इरानियन टेक्स्ट एवेस्ता जो था सबसे पुराना इरानियन टेक्स्ट है, उससे और ऋग्वेदा में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि जो गॉड हैं उनके नाम सेम हैं, ठीक है। आर्यंस जो हैं वो लगभग 1500 बीसी के आसपास इंडिया में अपीयर हुए हैं। उसके अलावा
आर्यंस जो हैं वो शॉकेटेड एक्सेस रखते थे अपने पास, ब्रॉन्ज स्टिक्स रखते थे और स्वॉर्ड्स रखते थे। ये सारी चीज़ें हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डिस्कवर हुई हैं ऋग्वैदिक पीरियड की। ठीक है, ये ऋग्वैदिक पीपल जो थे वो वैरियर्स थे, तो वो पेस्टोरल थे, वो वैरियर्स थे, उनके पास बहुत हाईली इक्विप्ड थे, वो हाईली वेपनाइज थे। तो अर्लीस्ट आर्यंस जो थे वो ईस्ट अफ़गानिस्तान में रहते थे, पंजाब में रहे हैं और वेस्टर्न यूपी में रहे हैं। रिवर कुबा और रिवर इंदस का जो है वो मेंशन हुआ है, हमें जिक्र मिला है ऋग्वेदा में। उसके अलावा रिवर सरस्वती, जिसको कि नदी तराना बोला गया है ऋग्वेदा में। नदी तराना का क्या मतलब है? बेस्ट ऑफ रिवर्स, उसको रिवर सरस्वती का नाम है। इंडिया में जो है लगभग 1500 BC के आसपास आर्यन जो हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जो यहाँ के इंडिजीनस इनहैबिटेंट्स थे, जिनको कि आर्यंस ने दास बोला है और दस्युज बोला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेदा में दस्यु हत्या का मेंशन हुआ है, कई बार हुआ है, रिपीटेडली हुआ है। तो दस्यु हत्या मतलब दास की हत्या। इससे पता लगता है कि शायद आर्यंस और दास जो उनके इंडिजीनियस इनहैबिटेंट थे उस समय उस एरिया के, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जो आर्यंस थे वो विजयी हुए होंगे। तो उसके बाद से दस्यु हत्या का जिक्र उन्होंने ऋग्वेदा में मेंशन किया है। ये सेटलमेंट है, ये बहुत सारी छोटी छोटी सेटलमेंट्स हैं, आर्यन सेटलमेंट्स हैं। इनको आप देख सकते हैं, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता हुआ पूरा का पूरा एरिया है। इसमें थोड़ा बहुत देखिए सिंधु रिवर के आसपास का गंधार हो गया, उधर कुरु है, पंचाल है, ठीक है। इधर कोसला सबसे ईस्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट जो सेटलमेंट है उसका विदेहा नाम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैप आप देख लीजिए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, काम आएगा आगे चल के आपको। उसके बाद में हमने जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि इनका कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिजीनस इनहैबिटेंट थे जिनको दास बोला है आर्यंस ने, उनके साथ हुआ। उसके अलावा इनका जो है विद इन ट्राइब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्यंस थे, आर्यंस के जो वेपन्स थे उनके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है अभी तक, ठीक है। और इंद्र जो थे वो उनको पुरेंद्र बोला गया है ऋग्वेदा में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉड थे वो इंद्र थे, पुरेंद्र बोला गया है। और आर्यंस जो थे वो हॉर्स का जो घोड़े से चलाने वाला रथ जो होता है उसका इस्तेमाल करते थे। आर्यन सोल्जर्स जो थे वो कोट पहनते थे, कोट मतलब कवच पहनते थे एकदम, जो जैसे आपने देखा होगा कोट ऑफ मेल्स पहनते थे, और उनके पास जो है बेटर आर्म्स थी। उसके अलावा प्रोबेबली आर्यंस इंट्रोड्यूस द स्पोक्ड व्हील which first appeared in 23rd century BC around the Caucasus area। तो जो व्हील्ड स्पोक्ड व्हील होता है, स्पोक्ड व्हील जो है होता है वो 2300 BC के अराउंड जो है कोशिशस एरिया में पहली बार अपीयर हुआ था, जिसको कि भारत में जो इंट्रोड्यूस कराया वो आर्यंस ने कराया, ठीक है। आर्यंस जो थे वो डिफरेंट सीजन्स के बारे में जानते थे। डिफरेंट सीजन्स का क्या मतलब है कि उनको ये नॉलेज थी कि कौन सा मौसम कब आता है, कैसा मानसून की उनका पूरा उनको नॉलेज थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की भी बेटर नॉलेज रही होगी। प्लवशेयर का वो इस्तेमाल करते थे, प्लवशेयर पॉसिबली मेड ऑफ वुड, वो उसको इस्तेमाल किया जाता था, और इसका जिक्र हमें ऋग्वेदा में अर्लीस्ट पार्ट में मिला है। ऋग्वैदिक पीपल जो है वो प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ऋग्वेदा में काऊ का और बुल का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फाइट हुई हैं, सबसे ज़्यादा वॉर हुई हैं, उसका जिक्र जो मिलता है ऋग्वेदा में वो मिलता है काऊ के लिए की गई वॉर का। और जो काऊ के लिए वॉर की जाती थी उसको गविष्ठी बोलते थे, तो गविष्ठी का मेंशन ऋग्वेदा में बहुत मिलता है, ठीक है। गिफ्ट जो है काऊ और वीमन स्लेव्स जो हैं वो गिफ्ट में दी जाती थी प्रीस्ट को, लेकिन लैंड कभी गिफ्ट में नहीं दी जाती थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लैंड जो है एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह उसको यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास
जो मेटल थी उस समय कॉपर थी, उसको कॉपर और ब्रॉन्ज जो थी उसको अयास बोला गया है। ठीक है ना। रेगुलर ट्रेड का कोई अभी तक सिग्नल या एग्जिस्टेंस का कोई भी जो एविडेंस वो नहीं मिला है। समुद्र जो है वो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है कलेक्शन ऑफ वाटर को, छोटा भी कलेक्शन अगर वाटर का है उसको भी समुद्र बोला गया है। आर्यंस डिड नॉट लिव इन सिटीज़ में नहीं रहते थे, मड फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट में रहते थे। और भगवानपुरा हरियाणा एंड 3 साइट्स इन पंजाब ये डिस्कवर हुई हैं आर्यन साइट्स में। भगवानपुरा जो है वो 1600 to 1000 BC की साइट है, ये हरियाणा में मिली है। ये देखिए जो ग्रीन कलर से हमने इंसर्कल किया गया है मैप में, ये भगवानपुरा है। और 3 अननोन साइट्स अभी तक हैं, वो है पंजाब में। ठीक है। प्रिंटेड ग्रे वेयर जो है इन सभी साइट्स से प्राप्त हुए हैं। एट भगवानपुरा 13 रूम्ड मड हाउस हैज़ बीन डिस्कवर्ड। उसके अलावा जो मेटल हमें मिली है, जो मेटल का जिक्र हमें मिला है वो है गोल्ड को हिरण्या बोला जाता था ऋग्वेदा में। और आयरन को श्याम बोला गया है। आयरन की जो हमारी डिस्कवरी हुई है या आयरन का जो इंट्रोडक्शन हुआ है इंडिया में, उसके बाद से जो इंडियन कल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसकी जो है सिग्निफिकेंस बहुत है। वो बहुत ही तेज़ी के साथ में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, क्योंकि आयरन जो होती है, आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, वो एक बहुत ही शार्प धातु होती है, बहुत ही शार्प मेटल होती है, बहुत मजबूत मेटल होती है अपने आप में। तो उससे क्या हुआ है, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी के टूल्स बने हैं, वेपन्स बने हैं। तो उससे क्या हुआ है कि पूरे जो आप देखेंगे आर्यन पीरियड में, वैदिक पीरियड में जो है पूरे के पूरे जो गंगा जमुना वैली की जो एरिया है, ये पूरा एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, जिसको कि आर्यन जो पीपल थे उन्होंने आर्यों ने काट के पूरा समतल बनाया और वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू की। उस एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ कि आगे चल के हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जब हम मगधन एम्पायर पढ़ेंगे, 16 महाजनपद जब हम पढ़ेंगे, तो हमें पता लगा छोटी जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो उन्होंने अब लार्ज एम्पायर का रूप ले लिया होगा। और रूप लेने से क्या हुआ कि वो पूरी 16 महाजनपद बन चुकी थी। महाजनपद क्या हुआ, वो अपनी आर्मी रखने लगे, क्योंकि अब उनके पास सफिशिएंट फूड था, फूड ग्रेन्स थे। अब वो फूड ग्रेन को अपनी आर्मी को भी फीड कर पा रहे थे, अपनी सोसाइटी में अपने आसपास जितने भी सेटलमेंट है सबको फीड कर पा रहे थे। ट्रेड होने लगी, अच्छी फ्लरिश होने लगे वो पूरे के पूरे एरिया। ठीक है। उसमें ख़ास तौर से वो एरिया फ्लरिश ज़्यादा हुए जो कि किसी रिवर कॉन्फ्लुएंस के पास में थे, रिवर के बैंक पे थे या कोस्टल एरिया पे थे, क्योंकि वहाँ पे उनको वाटर जो उनका ट्रांसपोर्ट था वो इजीली अवेलेबल था, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लरिश हुई वो एरियाज़। और वो वहाँ के जो राजा थे उनका जो सिग्निफिकेंस था उस समय के जो समाज था उसके लिए बहुत अच्छा था। ठीक है। तो इसका मतलब हमें आयरन जो मेटल की खोज हुई है वो बड़ी इम्पोर्टेंट साबित हुई आगे चल के ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। उसके बाद हम ट्राइबल पॉलिटी की बात करते हैं, तो ट्राइबल चीफ जो होता है वो सेंटर होता था ऋग्वेदा में। सेंटर में क्यों होता था लीडरशिप में क्योंकि वो वॉर को लीड करता था, वो वॉरियर होती थी, पूरी ट्राइब वॉरियर थी, तो वॉर को लीड करता था, इसी वजह से वो सेंटर पे रहता था, तो उसको ट्राइबल चीफ बोलते थे। लेकिन ट्राइबल चीफ जो होता था, जिसको राजन भी कहा जाता था, वो जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी। अनलिमिटेड पावर किसके पास होती थी? अनलिमिटेड पावर होती थी प्रीस्ट के पास। प्रीस्ट जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी हुआ करता था ऋग वैदिक पीरियड में। ठीक है ना। किंग्स की जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी बन गई। हेरिडेटरी बनने से क्या हुआ कि वो जो राजा था, राजा का बेटा भी राजा ही बनता था। ठीक है। उसके बाद में जो ट्राइबल असेंबलीज बहुत सारी, हमें 4 तरीके की ट्राइबल असेंबलीज के एविडेंस मिलते हैं, तो उनको बेसिकली समिति बोलते थे। अब उसके बाद में हमें जो है समिति किंग के बारे में पता लगता है। जो समिति किंग था, जो ट्राइबल चीफ हुआ करता था, ट्राइबल चीफ बेसिकली वाज इलेक्टेड, ऐसे हमें ट्रेसेस मिले हैं।
ठीक है। और किंग जो होता था उसको प्रोटेक्टर होता था कैटल और ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये हमारी 4 तरीके की हमें असेंबलीज मिली हैं, सभा, समिति, विधाता और गण। सभा जो थी वो एक्सक्लूसिव थी नेचर में, ठीक है। और ये क्या था, सभा और विधाता, ये दोनों असेंबलीज जो थी ये वीमेन द्वारा अटेंड की जाती थी, मतलब वीमेन अलाउड थी इनको अटेंड करने के लिए, सभा एंड विधाता। समिति जो थी वो जनरल असेंबली थी। विधाता सबसे पुरानी असेंबली जो थी वो विधाता थी। और गण जो थी वो नॉन मोनार्कल असेंबली थी, और इसको गणपति, इसका जो हेड होता था उसको गणपति बोलते थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से पूछे जाएंगे। और ये इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। ये हमें बहुत हेल्प करेंगी जब हम ऐसे लिखेंगे और राइट अप लिखेंगे ऐसे के लिए, या कोई हम आंसर राइटिंग करेंगे, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, या रिपब्लिकन सिस्टम है इंडिया का उसकी रूट्स की बात हम करेंगे, तो यहाँ से हम उनके रूट्स ले सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें वीमेन एम्पावरमेंट की, तो हम यहाँ पे रूट ले सकते हैं कि देखिए सभा और विधाता में वीमेन जो थी वो अटेंड करती थी हमारे यहाँ असेंबलीज। तो वीमेन को हमने कोशिश की है कि वीमेन भी हमारे उसमें जो है बराबर का वो करते रहें, इवन इन द आर्यन फेज ऑल्सो। क्योंकि आर्यन फेज का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्यन जो थी वो जो ट्राइब थी पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड ट्राइब थी, उसके बावजूद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वीमेन भी पार्टिसिपेट करें उसी समय में। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात भी है, और ये फैक्ट है, क्योंकि इस फैक्ट को जनरली लोग इग्नोर कर देंगे। जनरलाइज करके अगर चीज़ों को देखेंगे, फैक्ट्स को इग्नोर करेंगे, तो एक मिसकंसेप्शन बनता है माइंड में, और वो मिसकंसेप्शन पूरी तरह से मिसलीड कर सकता है हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में। तो इसलिए ऐसे मिसकंसेप्शन ना बनाएं, फैक्ट्स को पूरी अच्छे से रहकर एनालाइज करें, एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई करें, ताकि आपको वो अप्रोच आगे सही आपके जो डेस्टिनेशन है उस पर लेकर जाए, ठीक है। और बिल्कुल घबराएं नहीं किसी भी सब्जेक्ट से। देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको जो है यूपीएससी में, स्पेशली यूपीएससी की मैं इसलिए बात करता हूँ कि यूपीएससी में एक चैलेंज होता है, और यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो होता क्या है कि नॉर्मल जब किसी भी दूसरी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि जो हमें पसंद है हम वही पढ़ते हैं, उसी में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ पूरी तरह से छोड़ देते हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो उससे होता क्या है कि कुछ चीज़ एकदम अनटच्ड रह जाती है। वो अनटच्ड होने से क्या होता है कि वो पूरी तरह से ब्लैंक होना वो बहुत कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ अपना डर निकालें। जिस चीज़ को आपको पसंद नहीं करते हो या जो चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती है उस पर ज़्यादा मेहनत करें। उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो होगा क्या कि वो डर निकलेगा और आप एक विनर की तरह आप उभर के निकलेंगे। तो जब ऐसा होगा तो आप कोई भी कंपटीशन जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपका एटीट्यूड भी ऐसा ही बन जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को, ये फैक्ट्स सारे आप नोट करते जाएंगे। अगर आप फैक्ट्स को नोट करेंगे तो ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। अब वो आप, ये हो सकता है आप पढ़ के गए आप नहीं कर पाए, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको पढ़ के जाना है और मैं, ठीक है। तो उसको जो है आप अच्छे से पढ़ाई करें और हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हम बात कर रहे थे वुमेन अटेंडेड द सभा एंड विधाता। सभा समिति वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट असेंबलीज। पुरोहित जो थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज थे जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करते थे। अब जो पुरोहित थे उनमें 2 तरह के पुरोहित का हमें बड़े फेमस जो मिले हैं, उनमें एक थे वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र। वशिष्ठ जो थे वो कंजर्वेटिव थे और विश्वामित्रा जो थे वो लिबरल थे।
ठीक है ना। विश्वामित्रा ने जो है, इन दोनों ने इनफैक्ट ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। उसके अलावा हम ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विश्वामित्रा वही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र कंपोज किया है। गायत्री मंत्र कंपोज किया है विश्वामित्र ने। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ इसको नोट कर लें और ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये ऐसा फैक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पुरोहित के बाद में कौन सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शनरी थी वो थे सेनानी सैनिक, वॉरियर। तो उससे पहला हो गया पुरोहित, सेकंड रैंक हो गई सेनानी की। सेनानी क्या करता था? सेनानी जो है वो वेपन्स रखता था। वेपन्स कौन कौन से होते थे? स्पीयर्स, एक्सिस एंड स्वॉर्ड्स। उसके अलावा छोटे मोटे और भी होते थे। तो ये चीज़ खास तौर से याद रखने वाली है। अच्छा, हमें कोई ऐसा ऑफिसर, उसका एविडेंस नहीं मिले जो टैक्स कलेक्शन करता हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पक्का पूछा जाएगा। इस बार नहीं पूछा जाएगा, अगली बार पूछा जाएगा, कभी ना कभी ज़रूर आएगा। इसको नोट करके अपने आप रखें और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर दें, ठीक है। उसके अलावा जो ऑफरिंग जो थी, जिसको बलि कहते थे, वो वॉलेंटियर नेचर की होती थी। वो फोर्स्ड ऑफरिंग नहीं होती थी, वॉलेंटियरी होती थी। उसके अलावा दूसरा जो एक ऑफिसर है जिसका जिक्र नहीं मिला है, वो है जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑफिसर नहीं था। ऋग्वेदा में ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जस्टिस जो होता था वो किया जाता था ट्राइबल चीफ के द्वारा, मोस्ट प्रोबेबली पुरोहित की एडवाइस पर। जो ट्राइबल चीफ होता था वो जस्टिस करता था। उसके अलावा चोरी होती थी काऊ की, और बर्गलरी होती थी। बर्गलरी होती थी और काऊ की चोरी होती थी। व्रजपति जो होता था, व्रजपति जा नाम हमें ऋग्वेदा में मिला है, वो मिला है एक ऐसे ऑफिसर की जिसकी जो है लैंड पे अथॉरिटी होती थी। बड़ी लैंड जो होती थी, पैस्चर ग्राउंड जो होता है, उस पे अथॉरिटी जिसकी होती थी उसको व्रजपति बोलते। कुलापास जो होता है, कुलापास जो बोला गया है वो बोला गया है हेड ऑफ द फैमिली को। ग्रामणी बोला गया है विलेज हेड को, विलेज हेड या हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्ड्स, इसको ग्रामणी बोला है। ट्राइबल गवर्नमेंट जो इसकी पूरी की पूरी अगर हम बात करें पॉलिटी की, किस तरह की पॉलिटी थी, जैसे हम आज की बात हम करें तो हमारे आज की डेट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारी जो वो है सेकुलर, बाकी वो सब चीज़ें बाद में हैं। तो उसी तरह से हम बता सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक पीरियड था वो ट्राइबल गवर्नमेंट थी विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एलिमेंट, ठीक है। मिलिट्री एलिमेंट उसमें स्ट्रॉन्ग था और ट्राइबल थी गवर्नमेंट। उसके अलावा फैमिली की बात हम करें तो फैमिली जो थी वहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, तो जो लोग थे वो जनरली जन जो होती है जन, उस पे लॉयल थे। और जनपद और टेरिटरी का मेंशन ऋग्वेदा में नहीं किया गया है। बर्थ ऑफ सन वॉज डिजायर्ड ओवर विमेन, फीमेल और ओवर डॉटर, है ना। किनशिप वॉज द बेसिक ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। और मैरिजेबल एज जो थी वो 16 to 17 ईयर्स थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैरिजेबल एज जो थी वो 16 to 17 ईयर्स थी। फैमिली के लिए ग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंस्टेड ऑफ कुल। विज जो है वो ट्राइब के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया, विज। फैमिली साइज जो होता था बहुत लार्ज होता था, मे बी जो कई सारी फैमिलीज थी उनको जॉइंटली एक फैमिली का नाम दिया गया है। और पैट्रियार्की थी एज रोमन्स। और इस इम्पोर्टेंट सोशल डिविजन्स की बात हम करें तो आर्यंस जो थे उनमें एक कॉन्शियसनेस थी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, लगभग 1500 से 1000 BC के आसपास। वर्ण सिस्टम जो था वो बेसिकली
इनिशियल स्टेजेस में जो था वो कलर को लेके हमने डिवाइड किया था। तो दो तरह के वर्ण आते, आर्यन वर्ण और दास वर्ण। तो आर्य वर्ण जो था वो फेयर कलर के होते थे और दास वर्ण जो इंडिजिनियस पीपल थे वो डार्क होते थे। तो दासास और दस्युस हु वर कॉन्कर्ड बाय द आर्यंस वर ट्रीटेड एज स्लेव्स एंड शूद्रास। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ऋग्वेदा में आर्य वर्ण और दास वर्ण का जिक्र है। सोशल इनइक्वालिटीज़ थी। उनका बेसिस क्या था? उनका बेसिस था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर ऑफ द बूटी। बूटी क्या होता है? बूटी बेसिकली जो वो चीज़ें होती हैं जो वो वॉर के बाद कैप्चर करते थे, वो सारा सामान, वो चांदी के सिक्के, वो पशु, सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं, कैटल वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी थी, तो जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी बनी। सबसे ज़्यादा शेयर जो मिलता था, लार्जेस्ट शेयर जो मिलता था, वो प्रीस्ट को मिलता था और ट्राइबल चीफ को मिलता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका जो है सोशली ये इनका जो स्टेटस है वो ज़्यादा बढ़ा रहा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ग्रेजुअली द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड द पीपल। ये बिल्कुल सिमिलर सिस्टम ईरान में भी फॉलो किया गया है। अच्छा, ये अब सोशल डिविजन्स जो हुए हैं, 3 सिस्टम तो हमने बताए, प्रीस्ट, वॉरियर्स एंड द पीपल। उसके अलावा एक चौथा डिवीज़न और ऐड किया गया बाद में, शूद्रास। इसका जिक्र हम क्या, क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर ऋग्वेदा में नहीं मिला, ये ऋग्वेदा में 10th बुक है